बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको मैं साइंस का 2 सेट पहले बना चुका हूं और तीसरा सेट जो सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम का है वो मैं बनाने जा रहा हूं। अब जैसा कि सभी इसके बारे में जान चुके हैं, लेकिन पुनः मैं आप सबको बता देना चाहता हूं। कक्षा 9 का विषय जो आपका साइंस है, इसका तीसरा सेट जो जैक द्वारा जारी किया गया था, मैं उसके बारे में आज उसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूं और अपनी राइटिंग में लेकर आया हूं। आप देखेंगे उसको, जो आपका पूर्णांक रहेगा 40 मार्क्स का रहेगा और समय जो रहेगा आपका 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। ये मैं सभी वीडियो में बताया हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 19 रहेगी। आप देख सकते हैं परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न 1 से 7 तक अति लघु प्रश्न है, जिसमें 5 प्रश्न बनाने हैं आपको। ये जानिए रहे, सभी लोग को बता दिया गया है। और जो प्रश्न संख्या 8 से 14 है, कुल प्रश्नों की संख्या 7 होगा, उसमें भी आपको 5 ही प्रश्न बनाने होंगे। और आगे देखते हैं हम लोग, जो प्रश्न संख्या 15 से आपको 19 तक रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि 5 प्रश्न है, जिसमें आपको 3 प्रश्न मात्र बनाने रहेंगे। अधिकतम 100 शब्दों में उत्तर देना रहेगा। तो हम देखते हैं अभी आप प्रश्न आप सबका, इसका जो आपका मॉडल सेट दिया था जैक द्वारा, सभी को प्रश्न देखते हैं और मैं बारी बारी से सभी प्रश्न को लिखते हुए उसका आंसर को बताऊँगा। आप देख सकते हैं इसमें सभी प्रश्न आपके पास हैं, सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। आप इसमें अब हम लोग क्वेश्चन इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके पास था, पहला क्वेश्चन दो था, 1 वाट को परिभाषित करें, हॉर्स पावर और वाट के बीच संबंध स्थापित करें। तो आप देख सकते हैं कि 1 वाट बराबर होता है क्या चीज़, 1 जूल बटा 1 सेकेंड होता है, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 सेकेंड, यानी जो 1 वाट होता है, 1 वाट वह शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। माने 1 वाट वह शक्ति है, जो वो आपका फार्मूला है उसी से डिफिनेशन प्राप्त किया गया है। 1 वाट वह शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, उसे हम लोग 1 वाट कहते हैं। हॉर्स पावर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति जो होती है 786 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर जो होता है कितना, 746 वाट के बराबर होता है। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं। अब देख सकते हैं प्रश्न इसका है, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं। ध्वनि तरंग माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है, यह अयांत्रिक तरंग कहलाती है। माने ध्वनि तरंग जो होता है माध्यमों के कणों को गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है, अतः यांत्रिक तरंग कहलाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ए सेट का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। एस यानी सल्फर का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। सबसे पहले सल्फर का आप परमाणु द्रव्यमान देखेंगे 32 होता है, और इसमें सबसे ए सेट का मोलर द्रव्यमान होगा 8 गुना 32 करेंगे, यानी गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 256। यानी देख सकते हैं आप, पुनः एक बार मैं लिख के इसमें बता देता हूँ आपको। इसका जो होता है एस सल्फर का 32 होता है, ये तो पता ही है, तो 32 होता ही है, यानी ए सेट यानी एस का 8 गुना 32 कर देंगे, यानी दोनों को गुना करेंगे 256 हो जाएगा। आप एकदम पूरा इसको देख लेंगे, एग्ज़ाम में निश्चित आने वाला है, इसलिए कि इसी टाइप का आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 1 U हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। 1 U जो हाइड्रोजन होता है, परमाणु की संख्या 1 परमाणु के बराबर होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितना होती है, आप सभी लोग जानते हैं 6.022 गुना 10 का पावर 23 परमाणु होता है। ये तो जान रहे हैं सभी लोग। 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इतनी होती है, यानी 1 गुने कर लेंगे 6.022 इंटू 10 का पावर 23, यानी 6.022 गुना 10 का पावर 23 परमाणु होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। Na सोडियम का आपको बताना है, सोडियम का कि कितना होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रश्न संख्या है Na का सोडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोगी Na का 11 होता है, जिसे 281 लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, 281, लेकिन इसमें प्लस है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, इसलिए हम लोग उसको कर सकते हैं, जिसे 281 लिख सकते हैं। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनिक जो संयोग पूर्ण अष्टक प्राप्त कर रहा है, उसको हम लोग 8 बोलेंगे, 8 बोलेंगे इसमें Na का। अब इसमें हम लोग बहुत कुछ करना नहीं है, संयोजिक इलेक्ट्रॉनिक की संख्या जो पूछ रही थी 8 हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 281, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, इसलिए उसको हम लोग
1 को छोड़ दिए हैं, और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन पूरा जो अष्टक पूरा प्राप्त कर रहा था 8 है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए आप 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि मलेरिया नामक बीमारी जो है मादा एनोफ्लेज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफ्लेज मच्छर जब काटता है तो मलेरिया बीमारी मनुष्य को हो जाता है। 2 असंक्रामक रोगों के नाम बताइए। असंक्रामक माने समझते हैं ना, मधुमेह और हृदय रोग, माने डायबिटीज़ और हृदय रोग होता है। इसमें 2 असंक्रामक रोगों के नाम हो गया मधुमेह और हृदय रोग, जो कि संक्रामक नहीं है। यह 5 मिनट आप देख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में आते हैं। एक लैंप 10 सेकंड में 1000 जूल विद्युत ऊर्जा की खपत करता है, तो इसकी शक्ति क्या है? यहाँ ऊर्जा W बराबर कितना होता है? 1000 जूल होता है, और समय t दिया है 10 सेकंड में, यानी P बराबर कितना होता है? W/T, यानी 1000/10 काटेंगे, 0 कटेगा, यानी 1000 से 0 कटेगा, यानी 100 वाट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन है आपके पास, तरंग दैर्घ्य को परिभाषित करें, इसे कैसे निरूपित किया जा सकता है तथा इसका SI मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्घ्य को परिभाषित करें, इसे कैसे निरूपित किया जा सकता है तथा इसका SI मात्रक क्या होता है? 2 क्रमागत संपीड़नों या 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जो 2 क्रमागत संपीड़नों या 2 क्रमागत विरलों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? m होता है। इसे लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। उल्टा y भी लिख सकते हैं हम लोग उसको, लेकिन लैम्डा समझेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितना होता है? द्रव्यमान m बराबर 8 हो गया। मोलर द्रव्यमान कितना आप जानते हैं? ऑक्सीजन है O2 होता है, वो 2 × 16 यानी 32 हो गया। अवोगाड्रो की संख्या कितना हो गई? n0 इसको निरूपित करते हैं, यानी 6.022 × 10 के पावर कितना? 23। अब n बराबर कितना? m/m गुना n0, यानी n। देखिए इसमें मान कितना दिया है? 8 दिया है। 8/32 × 6.023 गुना 10 के पावर 23 हो गया। यानी आप देख सकते हैं, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 बार में, और 4 से 6.023 में अगर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। आ गया। इसमें देख लीजिए आप, थोड़ा सा फिर मैं इसमें लिख देता हूँ। 8/32 × 6 करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। n का मान निकाला हुआ है, एक बार फिर से समझाते हैं आप लोग को। देख लीजिए n बराबर कितना है? m/M गुना n0, यानी 8/32 गुना 6.022 यानी 10 के पावर 23, यानी देखिए इसको काटेंगे तो आपका इतना आ जाएगा 1.51 10 के पावर 23। निम्नांकित के द्रव्यमान ज्ञात करें। 5 मोल n परमाणु 11 का a में है, यानी n परमाणु में मोलर द्रव्यमान कितना होगा? n जो नाइट्रोजन होता है उसका कितना होता है? द्रव्यमान 14 होता है। 7 दूनी 14 हो गया। n द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान गुना मोलों की संख्या, यानी m बराबर m गुना छोटा n, यानी m यानी 14 गुना 5 करेंगे, यानी 14 × 5 = 70 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। अब p में है 3.011 गुना 10 के पावर 23 नाइट्रोजन परमाणुओं में कितना होगा? द्रव्यमान कितना आएगा? तो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। ये तो आपका हो गया। अगर देखना है तो n बराबर हो गया ही 7 हो गया, और n2 निकालेंगे तो इसमें हम लोग 14 लिख देंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर B। 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 मोल बराबर होता है 6.022 10 के पावर 3, यानी मोलों की संख्या दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो की संख्या, यानी कितना है इसमें? देख लीजिए। n बराबर 3.011 गुना 10 का पावर कितना है? 23 बटा कितना? 6.022 गुना 10 का पावर 23, यानी काटेंगे 1/2 आ जाएगा। 1/2 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान m कितना हुआ? परमाणुओं का द्रव्यमान m हो गया। अब देख सकते हैं इसमें 1/2 n परमाणुओं का द्रव्यमान m,
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। 1/2 गुना 14 यानी काटेंगे तो कितना आ गया, 7 ग्राम आ गया। यानी इसका कितना आ गया, 7 ग्राम। किसी, अब अगला 12 क्वेश्चन है। किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस परमाणु का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और संयोजकता ज्ञात करें। परमाणु संख्या बराबर क्या है, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितना है, 1 हो गया, 11 हो गया। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या है, प्रोटॉन की संख्या पर न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी 11 + 12 यानी कितना आ गया, 23 आ गया। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास अगर हम लोग लिखेंगे 23 का तो कितना आ जाएगा, 11 का लिखेंगे तो 281 हो जाएगा। आप पुनः देख लीजिए इसमें, जैसे कहने का मतलब कि इसका प्रोटॉन कितना दिया है, प्रोटॉन बराबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या कितना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, 11 दिया है। इसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या लिखेंगे, यानी 11 + 12 यानी 23 हो गया। अब 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे, 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 281 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख लीजिए इसका संयोजकता कौन हुआ, 1 हुआ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 हो गया, 11 का लिखेंगे, इसमें संयोजकता जो संयोग करेगा वो एलिमेंट कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखते हैं ओजोन परत क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत क्या है, इसके परत में छिद्र होने के क्या कारण है। ओजोन परत हमारे वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु ओजोन O3 का एक मोटा आवरण पाया जाता है, उसे ओजोन परत कहते हैं। यानी कहने का मतलब ओजोन परत O2 O3 के द्वारा भी हम लोग देख सकते हैं। हमारे वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं, O2 O3 अणु ओजोन O3 का एक मोटा आवरण पाया जाता है, उसे ओजोन परत कहते हैं। इसके परत में छिद्र होने का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। आप देख सकते हैं इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। आगे अगला प्रश्न है CFC, इसमें एक याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी याद आता है। CFC का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म। अब 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसका अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थिति बताएं। अच्छा स्वस्थ है तो उसका आवश्यक स्थितियां क्या होनी चाहिए। पहला होना चाहिए कि अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो वह रोग मुक्त होगा। दूसरा, वह हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो, वह सामाजिक तथा मानसिक परेशानियों से मुक्त हो। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का ए, जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल उसके विस्थापन की दशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। तो आप जान रहे हैं कि किए गए कार्य बराबर कितना, बल गुना विस्थापन, यानी W बराबर F गुना S होता है, F गुना S होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास अब है 15 का बी, यानी 1500 kg द्रव्यमान की एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, तो वेग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, यानी कार का द्रव्यमान दिया है कितना, 1500 kg दिया है। कार्य का प्रारंभिक वेग U बराबर कितना होता है, 30 दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका हम लोग U निकालेंगे 30 किलोमीटर गुना 1000/60 गुना 60, यानी किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलेंगे। यानी देखिए किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 2 0 नीचे है, 2 0 पर 3 दूना 6 2 आ जाएगा। यानी आप देख सकते हैं इसमें कितना आएगा, U का जो मान आया 8.33 मीटर पर सेकंड आ रहा है। आप इसको अगर देखना है तो पुनः एक बार लिख दे रहे हैं सबको। देखिए 30 गुना 1000, 30 गुना 1000 यानी 5/18 से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। 18 9 दूना 18 और 15 दूना 30 हो जाएगा। देखिए 3 6 18, यानी वही आ गया कितना आपका 8.33। इसी प्रकार कार का अंतिम वेग भी बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 गुना 1000/60 गुना 60 अगर काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16.67 मीटर पर सेकंड। इसीलिए कार के प्रारंभिक गतिज ऊर्जा EKI 1/mv² लिख देते हैं, यानी प्रारंभिक है तब, और अंतिम रहता तो भी लिखते हैं 1/2 mv² होता है, लेकिन 1/2 1500 गुना 8.3 का स्क्वायर करेंगे। इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो 5241.68 जूल हो जाएगा। इसी प्रकार कार की अंतिम ऊर्जा भी हम लोग निकाल देंगे, KF 1/2 1500 गुना 16.67 का होल स्क्वायर, यानी इसको जब सोल्यूशन करेंगे हम लोग तो 2084 16.68 जूल हो जाएगा।
आप देख लीजिए, इसमें आप सॉल्यूशन एक बार कर लीजिएगा और नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, देख लीजिए कैसे हो रहा है। इतना अगर इसमें हम लोग देखेंगे, अब लिखेंगे इसमें अतः किया गया कार्य बराबर क्या चीज़, गति ऊर्जा में परिवर्तन यानी ई के बटा ई के आई यानी 2084। अब देख सकते हैं इसमें कि किया गया कार्य जो होगा, जो हम लोग निकाले हैं अभी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा लेंगे, यानी कितना आएगा 2084 16.68 में से 52 जीरो 41.68 अगर घटाएंगे तो 1563.75 जूल लगभग आएगा। यही जो आपका आया, घटाएंगे आंसर आपका यही आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या अंतर है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में निम्नलिखित अंतर है। देख सकते हैं कौन कौन है। अनुप्रस्थ तरंग है जो अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण मध्यमान स्थित इर्द गिर्द गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, जैसे अगर मान लीजिए कि हम एक बार पहले भी बता चुके हैं कि अगर जल के सतह पर यानी तालाब में अगर एक गोटी फेंकते हैं, देख लीजिए कि उसका तरंगे कैसे कंपन करती हैं। अनुदैर्घ्य तरंग कण माध्यम स्थिति में गिर्द गति के दिशा में कंपन करते हैं। ध्वनि तरंगे, जैसे हम लोग बात करते हैं तो एक बार इसकी आवाज़ वहाँ तक जाने में एक दूसरे को कण को ठेलते ठेलते जाते हैं, माने यह क्रमशः श्रृंग और गर्त उत्पन्न करते हैं। क्रमशः श्रृंग और गर्त, अगर देखना है तो घर में बाल्टी में पानी भर के एक पौधा डाल दीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। यह कंपन संपीड़न विरल उत्पन्न करते बढ़ती है। तीसरा इसका सी जो है, यह ठोस या द्रव की सतह से गमन करता है। गैस में यह तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। यह क्या होता है? ठोस। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में सतह में गमन करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में संबंधित आवृत्तियों का परास क्या है? देखिएगा, अपश्रव्य ध्वनि आपको पहले पिछला वीडियो में बता चुके हैं, सेट 2 में बताया था। अपश्रव्य जो होता है 20 हर्ट्ज से कम और पराश्रव्य ध्वनि जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा। श्रव्य पराश्रव्य निश्चित ही तौर पे एग्जाम में आने वाला है। अब आगे है रदरफोर्ड का परमाणु नाभिक मॉडल क्या था? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी? नील बोर उन कमियों को दूर करने के लिए परमाणु का क्या नया मॉडल बनाया? रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिक मॉडल था। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु को लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए बना दिए हैं, इसमें अपने क्षेत्र में ये घूमते रहते हैं नाभिक के इर्द गिर्द। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो बीच में पथ होता है उसमें क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते रहते हैं। अब आगे देख सकते हैं इसमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। देखिए कमियां, अभी एक बार आप इसको देखते हैं। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। जो परमाणु का केंद्र होता है वो धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वर्तुला पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। आगे नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। रदरफोर्ड, अगला है बी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। परमाणु द्रव्यमान की संख्या को नहीं सुलझा सका। परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाई। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर से परमाणु की संख्या के बारे में निम्नलिखित अवधारणा दी है। इसमें दी है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जैसे KLMN में आपके पास है 4 गो है, 1 2 3 4 कक्षा है और बीच में नाभिक है। किसी परमाणु में ऊर्जा स्तर उस पर KLMN पर निर्भर करता है, यानी उसका कक्षा पर निर्भर करता है। जब इलेक्ट्रॉन इसी विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, यानी जो ऊर्जा होते हैं वो लगे रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियाँ आवश्यक है? भीड़ भाड़ कम करके स्वच्छ पानी, देखिएगा भीड़ भाड़ कम करके स्वच्छ पानी, पीने का पानी उपलब्ध करा के, ग्राउंड व कक्षा के कमरों को स्वच्छ रखकर, खांसते या छींकते समय रुमाल का उपयोग करके, स्कूल के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। वैक्सीन का टीका लगाकर टॉयलेट को साफ कर खुले फल व भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए।
आप देख लीजिए, इतना आसानी से लिखा जाता है। नाइट्रोजन चक्र का आरेख बनाते हुए व्याख्या करें। नाइट्रोजन चक्र के बारे में सभी लोग जानते हैं लगभग। नाइट्रोजन का वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लियस अम्ल, DNA और RNA और कुछ विटामिन तथा दूसरे जैविक यौगिक में पाया जाता है, जैसे एल्केलाइड तथा यूरिया आदि। आगे है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया कुछ स्वतंत्र रूप से रहते हैं। बैक्टीरिया द्विप्रजाति पौधे द्वारा कुछ स्पिंज के साथ पाए जाते हैं, जैसे लेउमिन पौधे के बारे में आपको लोग बताया था पहले। नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया जैसे फलीदार पौधे को जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना मूल ग्रंथियों में पाया जाता है। भौतिक क्रियाओं के द्वारा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रस NO3 और नाइट्रस में बदल जाते हैं। बिजली चमकने के दौरान हवा में पैदा हुई उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं, जो पानी H2O ऑक्साइड में घुलकर नाइट्रिक ऑक्साइड NHO3 बनाते हैं। वर्षा के साथ ये भूमि की सतह पर गिरने लगते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। पौधे नाइट्रेटस और नाइट्रस को प्राप्त करने उन्हीं अम्लों में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, नाइट्रोजन चक्र इस प्रकार का है। आप इसमें देख सकते हैं, नाइट्रोजन चक्र इस प्रकार का है। आप इसको देख लेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। और जिन बच्चों को अगर पहला दूसरा वीडियो नहीं मिला होगा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे वीडियो का लिंक दिया रहेगा। आप सभी लोग देखेंगे और एग्ज़ाम में हूबहू यही क्वेश्चन आने वाला है। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, ताकि और अपने दोस्तों तक भेजें, ताकि आप लोग जब लाइक शेयर करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिलता है।